किसान साथियों नमस्कार। आपका इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में हम किसानों और बागवानों से जुड़े विषय लेकर आते हैं। तो आज हम आपको लेकर आए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र शिमला, और इसी केंद्र में कार्यरत हैं आज के विषय के हमारे विशेषज्ञ केंद्र हेड डॉक्टर के प्रमाणिक और साथ ही साथ प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर ए शुक्ला, जो कि हमें जानकारी देंगे आज के हमारे विषय शीतोष्ण फलों का हम किस तरह से प्रबंधन कर सकते हैं। तो चलिए अधिक समय नहीं लगाते और आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर के प्रमाणिक से। डॉक्टर प्रमाणिक नमस्कार। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं शीतोष्ण फलों का प्रबंधन हमारे किसान बागवान साथी किस तरह से कर सकते हैं इस विषय पर। तो सबसे पहले जानना चाहते हैं कि शीतोष्ण फलों में हम कौन कौन से फलदार पौधों को गिनते हैं। शीतोष्ण फल ऐसे फल है जो उसके लिए कि कुछ हमको चिलिंग आवर्स जो हम शीत घंटा बोलते हैं ना, उसको ज़रूरत पड़ते हैं, क्योंकि उसको होने के बाद ही इसका जो हम बोलते हैं जो बड बस्ट, उसके बाद फ्लावरिंग, फिर फ्रूटिंग लगते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि कीवी को शीतोष्ण फल के अंदर ही आता है, क्योंकि शीतोष्ण फल के अंदर आने के लिए इसको क्या है जो पहले लालबाग जो बेंगलोर में इसको पौधे हम वहाँ पर प्लांटिंग किया था। कीवी में वहाँ ग्रोथ आया, सब कुछ आया, लेकिन वहाँ फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं आ रहा था। जब वही कीवी को हम यहाँ शिमला कंडीशन में लेकर आया, तो इसमें जब वो शीत घंटे जो चिलिंग आवर्स फुलफिल हो गया, उसके बाद यहाँ फ्लावरिंग फ्रूटिंग आने लगा। तो एक एग्जाम्पल मैं दिया। इसके बाद आपको पता ही है जो सेब, हिमाचल को सेब राज्य के हिसाब से जाना जाता है। सेब तो मेन शीतोष्ण फलों में आता है। उसके बाद नाशपाती आ जाता है। फिर आपका आ जाता है जो स्टोन फ्रूट्स वगैरह, जैसे कि आपको पता है जो पीच, पियर, एप्रिकॉट जो आलू बोलते हैं, खुमानी, फिर बादाम, फिर आपका हमारा कीवी आ गया, फिर वॉलनट हो गया, चेस्टनट हो गया, पिकन नट। तो इसी तरह आपका बहुत सारे फसल है जो आपका शीतोष्ण फल के अंदर आता है। इवन अनार, कुछ अनार जो रशियन टाइप जो हमको टेम्परेट जोन अनार बोलते हैं, वो शीतोष्ण फल के अंदर आ जाता है। डॉक्टर प्रमाणिक, ये तो बात हुई कि कौन कौन से ऐसे फलदार पौधे हैं जिनको हम शीतोष्ण फलों के रूप में गिनते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि अगर हम सर्दियों की खास तौर पर बात करें तो आजकल के मौसम में किस तरह से हम इनका रख रखाव कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं, अगर हम शीतोष्ण फलों की बात करें तो। पहले तो आप जो बोल रहे हैं जो पौधे जहाँ पर है जो बागीचा में, वो बागीचा में आजकल जो चलेंगे जो विंटर में, उसमें प्रूनिंग ट्रेनिंग जो कटछट चलेंगे, ठीक है ना। तो एक वो महत्व है। लेकिन जो नया बागीचा करते जाएंगे उसके लिए जो है जो पहले कौन से साइट आप सिलेक्ट करेंगे, जो उसको साइट सिलेक्शन होना चाहिए। फिर हो गया गड्ढा कैसे बनाना है। देखिए गड्ढा लोग क्या करते हैं, जो गड्ढा प्रॉपर वे में गड्ढा नहीं बनाते हैं। हम जो रिकमेंड करते हैं जो 1 क्यूबिक मीटर, मतलब मिनिमम 3 फीट बाई 3 फीट बाई 3 फीट गड्ढा होना चाहिए, ठीक है ना। वो गड्ढा को फिर जो मिट्टी है आधा जो 1.5 फीट का मिट्टी अलग रख के, बाकी नीचे वाला 1.5 फीट का मिट्टी अलग रखना चाहिए। फिर उसमें जो गोबर का खाद होंगे कि वर्मी कंपोस्ट होंगे, वो रख के रासायनिक खाद, फिर जैविक खाद जो हमको आजकल जो कुछ बाज़ार में आ रहा है जो आपको ट्राइकोडर्मा वो वाला, वो सब कुछ मिक्स करके फिर आपको लगाना चाहिए। गड्ढा फुल करके फिर उसमें पानी देकर, एक क्योरिंग हम बोलते हैं, जो 15 दिन से 1 महीने पहले से गड्ढा बना के उसको प्रॉपर क्योरिंग करके फिर पौधे लगाना चाहिए। किसान भाई को ये ध्यान देना चाहिए जो पहले गड्ढा बनाने के पहले आप पौधे का सुनिश्चित करें, कौन से पौधे लगाना है वो सुनिश्चित करें। कृषक मित्रों, इतनी अच्छी बात डॉक्टर के प्रमाणिक ने बताई कि किस तरह से हमारे जो पौधे हैं हमें उसकी किस्मों का ध्यान रखना चाहिए और लगाने से पहले ही हमें प्रॉपर तरीके से गड्ढा बना लेना चाहिए। अब डॉक्टर प्रमाणिक, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर हम शीतोष्ण फलों की बात करें, अगर हमारे बागवान साथी इन फलों को लगा लेते हैं तो काट छांट के लिए सर्वोत्तम तरीका क्या रहता है, कौन सी वो विधि रहती है जो कि उनके लिए सही रहेगी। देखिए पहले तो शुरू करना चाहिए जो हम पोम फ्रूट बोलते हैं, जिसमें सेब और नाशपाती वगैरह आता है, तो उसको काट छाट हो जाना चाहिए। तो उसके काट छाट के टाइम में तो एक चीज़ ध्यान देना चाहिए, जो आपका जो नया पौधे जब लगा रहे उसके आपका 2 से 2.5 फीट के ऊपर हेड बैग दे देना चाहिए नया पौधे के लिए, सो दैट आपका साइड में आपका अलग ब्रांचेस आना रहे।
बाकी जो आपका एग्जिस्टिंग बगीचा है ना, जो बगीचा जी, जी। उसमें करने के टाइम में आपको तो देखिए काट छाट का मेन इसी टाइम में क्यों करते हैं, क्योंकि डोरमेंसी के टाइम में आप काट छाट करेंगे तो पौधे के एक जो एक्टिव स्टेज है वो नहीं है आजकल, आज डोरमेंट स्टेज में है, उसमें कम उसको शॉक लगेंगे। जैसे कि आपको पता होगा जो हम लोग का भी ऑपरेशन करने के पहले एक एनेस्थीसिया दिया जाता है, जो हमको उसको काट छाट के मतलब जो ऑपरेशन होंगे हमको उसका इफेक्ट ज़्यादा ना लगे। तो इसी तरह पौधे के में ही जान है, तो इसके इसी तरह हम सर्दी के टाइम में करते हैं। और एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा जो आपको जब काट छाट करेंगे, काट छाट के बाद इसको एक स्प्रे देना चाहिए, क्योंकि काट छाट के बाद कोई ऐसे ना हो जो कोई फंगस कोई और भी बैक्टीरिया उसको जो काट छाट के पॉइंट है उससे अंदर ना चला जाए। तो एक हम रिकमेंड करते हैं जो बोडो मिक्सचर का आप उसको स्प्रे कर दे। जहाँ पर आपका बड़ा वाला काट होंगे, जैसे कि कोई ब्रांचेस का कोई टूट गया ब्रांचेस, कोई सूख गया कि कोई जगह डिजीज़ आ रहा है, वो ब्रांचेस को काट के उसके बोडो पेंट हो व चौबट या पेस्ट हो बोडो इसी तरह अप्लाई करना चाहिए। तो किसान भाइयों को इसी तरह ध्यान देना चाहिए। और एक चीज़ है, जब आजकल काट छाट भी चल रहा है और जब आपका इसी तरह सुप्तावस्था है पौधे का, तो पौधे का जड़ में भी थोड़ा बहुत उसको खोद के उसके अंदर कोई रूट बोरर व उली या फिर जो जिसको प्रॉब्लम होता है वो है कि नहीं है करके उसके अंदर भी आजकल थीमेट व फोरेट का अप्लाई भी कर सकता है। इवन कुछ ड्रेंचिंग भी कर सकता है मिक्स करके, जैसे कि क्लोरोपाइरिफॉस, बेबिस्टिन, आपका ब्लाइटॉक्स, ये वाला मिक्स करके उसका भी ड्रेंचिंग कर सकता है। तो ये सब चीज़ किसान भाई को ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर प्रमाणिक, अब आपसे हम जानना चाहते हैं कि अगर हमारे बागवान साथी इस फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, खेती बाड़ी या बाग बगीचे से जुड़ना चाहते हैं, तो वो पौधे कहाँ से अवेलेबल उनको हो सकते हैं? कोई भी बगीचा लगाने से पहले जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लगाना चाह रहे हैं। जैसे पहले भी मैं बोला, तो उसके लिए एक सुनिश्चित होना चाहिए जो आप जो चाह रहे हैं वही आपको मिल रहा है। तो इसलिए आपको रजिस्टर्ड नर्सरी से आप पौधे ले सकते हैं, नहीं तो हमारा जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र शिमला से ले सकते हैं, डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी सोलन से ले सकते हैं, हमारा CSK भी पालमपुर से भी ले सकते हैं, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जो है वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा जो पौधे आप चाह रहे हैं वो आपको मिल रहा है। क्योंकि एक एग्जांपल जैसे कीवी के लिए मेल और फीमेल प्लांट आपको चाहिए। जब लेने के टाइम में आप खाली मेल लेकर चला गया कि अभी खाली फीमेल लेकर चला गया, फिर बाद में 4-5 साल के बाद जब फ्लावरिंग आएंगे तब आप बोलेंगे जे हमारा पास फ्रूटिंग नहीं आ रहा है। तो वो गलती से पहले ही आप सुनिश्चित कर दीजिए। आपको नीचे वाला क्षेत्र में आपको सेब लगाना है, आप ऊपर वाला क्षेत्र का किस में लेकर चला गया, बाद में बोलेंगे जी हमारा तो यहाँ फूल नहीं हो रहा है, फूल भी थोड़ा बहुत आ रहा है तो फल भी थोड़ा बहुत ही होंगे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले से ही आप सुनिश्चित हो जाइए जो क्या किस में आप ले रहे हैं, कौन से मेल ले रहे हैं, फीमेल ले रहे हैं, पॉलिनाइज़र का जो रेशियो है उसी हिसाब से आप लगाइए। जैसे सेब का हम जैसे बोलते हैं 25 से 30% आपको पॉलिनाइज़र होना चाहिए, लेकिन आप लेने के टाइम में वो भी फुलफिल कर रहे हैं कि ये सब चीज़ ध्यान देना चाहिए। कीवी में जैसे मेल फीमेल रेशियो हम जो बोलते हैं 8 से 10 फीमेल के साथ एक मेल, वो आप लगा रहे हैं कि ये सब सुनिश्चित कर लीजिए। जहाँ से पौधे लेंगे वहाँ से उसी हिसाब से लीजिए, तब तो आपका बागवानी में तरक्की होंगे। डॉक्टर प्रमाणिक, इतनी अच्छी जानकारी आज के विषय संबंधी आपने हमारे किसान और बागवान साथियों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी श्रृंखला में किसान बागवान साथियों जोड़ते हैं A.K. शुक्ला को। डॉक्टर शुक्ला, आपका स्वागत करते हैं हम आज के इस कार्यक्रम में। और हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आज हम बात कर रहे हैं शीतोष्ण फलों का प्रबंधन हमारे किसान बागवान साथी किस तरह से कर सकते हैं इस विषय पर, तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि शीतोष्ण फलों की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए तौलिया तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अभिनय करता है। तो किस तरह से हमारे किसान साथी तौलिया तैयार कर सकते हैं? फलदार पौधों को, विशेषकर शीतोष्ण कटिबंधीय जो पौधे होते हैं उनके पौधों को भी पोषण की आवश्यकता होती है। इस कड़ी में जैसा कि आपने पूछा कि तौलिए कैसे बनाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय पौधों में तौलिया का विशेष महत्व इसलिए भी है कि चूँकि हम सारे पोषक तत्व तो हम तौलिए में ही देते हैं, चाहे वो छोटे पेड़ हों चाहे वो बड़े पेड़ हों।
छोटे पेड़ों में विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि चूँकि जैसे 1 साल पुराना पेड़ हमने लगा दिया है तो उसकी तौलिया बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए, उसमें 1 से 1.5 फीट चौड़ा हो तो काम चल जाएगा। उसी में हमने पोषक तत्व भी देना है, उसी में अगर पानी उपलब्ध है तो पानी भी देना है। लेकिन जैसे जैसे पौधे की बढ़वार होती जाती है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के हिसाब से हम लोग तौलिए की साइज़, तौलिए का जो बड़ा वो है साइज़ हम बढ़ाते जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपका पौधा 10 साल पुराना है और उससे हम फल ले रहे हैं तो उसमें आपको जो पौधे की बढ़वार है, जो फैलाव जिसको हम कैनोपी स्प्रेड बोलते हैं अंग्रेजी में, वो वहाँ उसको उसके हिसाब से हमें उसकी तौलिए की आकार को बढ़ाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर एक तरफ फलदार पेड़ का बढ़वार अगर 4 मीटर है तो हम सारे पोषक तत्व 2 से 2.5 मीटर के बीच में देते हैं। अर्थात 2.5 मीटर पे हम चारों तरफ 1.5 से 2 फीट चौड़ा गड्ढा और 1.5 से 2 फीट गहरा गड्ढा खोद के उसी में हम पोषक तत्वों को देते हैं। तो इस हिसाब से आपने जाना कि हम छोटे पौधों में अलग प्रकार से और बड़े पौधों में अलग प्रकार से तौलिए बनाएं। डॉक्टर शुक्ला, जैसे आपने बताया कि हमारे बागवान साथियों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि तौलिए के माध्यम से ही उनके पौधों को पूरी खाद लगती है, पूरा जो भी हम पोषक तत्व देते हैं उसके माध्यम से देते हैं और छोटे और बड़े पौधे का हम ध्यान रखते हैं। तो आपसे जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी ऐसी खादें हैं, कौन कौन से उर्वरक हैं ऐसे जो कि बाग बगीचे में बागवानों को देने चाहिए, ध्यान रखना चाहिए उनका? दरअसल हम खाद एवं उर्वरक को भी 2 तरीके से देते हैं। पहला तो जो छोटे पेड़ हैं उनमें खाद एवं उर्वरक कैसे देना है, दूसरा जो बड़े पेड़ हैं, जो फलदार पेड़ हैं जिससे हम फल ले रहे हैं, उनमें खाद कैसे देना है, कितना देना है और किस तरह से देना है। ये 3 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है हमारे बागवान भाइयों को। पहले तो जैसे आप छोटे पेड़ हैं उनमें तो आपको 10 किलो गोबर की खाद और 35 से 45 ग्राम फास्फेट और 70 से 80 ग्राम नत्रजन और 60 से 80 ग्राम के बीच में पोटास की मात्रा हम देते हैं। किसान भाइयों को ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि नत्रजन, फास्फेट एवं पोटास को जैसे आप यूरिया के रूप में दे रहे हैं या म्यूरेट ऑफ पोटास के रूप में आप पोटास दे रहे हैं या सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में आप फास्फेट दे रहे हैं, तो उसकी मात्रा का आप कैलकुलेशन, मात्रा का ज्ञान आप ज़रूर कर लीजिए अच्छे से। किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे यूरिया का आप उदाहरण ले लीजिए, यूरिया में 46% नत्रजन होता है, तो अर्थात 100 किलो यूरिया में आप 46 किलो नत्रजन दे रहे हैं। तो इसकी मात्रा के लिए आपको 100 ऊपर रहेगा और नीचे 46 जो नत्रजन की मात्रा है उसमें, और जितना आपको डोज बताया मैंने, जैसे नत्रजन का डोज हमने बताया आपको 70 से 80 ग्राम, उसको आप गुणा कर दीजिए तो आपकी मात्रा निकल जाएगी। और इस मात्रा को आप 2 बराबर भागों में बांट लीजिए। और क्योंकि नत्रजन को हम 2 बराबर भाग में इसलिए भी देते हैं, नत्रजन का लाश, नत्रजन की जो हानि होती है मिट्टी में डालने के बाद भी हो जाती है कई बार, और खुला छोड़ देने पे भी हो जाती है। तो नत्रजन की मात्रा को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। फास्फेट और पोटास की मात्रा को पूरी मात्रा उसी समय दे देते हैं। ये 1 साल या 2 साल के जो छोटे पौधे हैं उनके बारे में है। जो बड़े पेड़ हैं उनके बारे में ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जैसा अभी हम तौलिए के बारे में बता रहे थे कि छोटे पेड़ जो हैं उनमें तौलिया तो छोटा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे पेड़ का बढ़वा, जैसे जैसे उसका फैलाव बढ़ता जाएगा, कैनोपी बढ़ती जाएगी, तो हम जो तौलिए है उसका आकार बढ़ाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार हमें खाद एवं उर्वरक उसमें देनी होगी। तो उस बड़े पौधों में खाद देने का तरीका है कि आप जहां उनका पेड़ का फैलाव है, जैसे 4 मीटर है तो आप 2-2.5 मीटर पे आप आ जाएं और उसी पैर से ही अपने चारों तरफ एक गोला बना लीजिए और उसी गोले को करीब 1.5 फीट चौड़ा और 1 से 1.5 फीट गहरा आप चारों तरफ गड्ढा खोद लीजिए। उसको हम बोलते हैं रिंग बेसिन। उसको उसी रिंग में आपने खाद देनी है और गोबर की खाद के साथ आप नत्रजन, फास्फेट एवं पोटास को मिला के देंगे तो और अच्छा रहे किसान भाइयों को, कि इससे ना तो उसमें हानि होगी पोषक तत्वों की और पोषक तत्वों का उपयोग पौधे भली भांति कर लेंगे। डॉक्टर शुक्ला, हमने बात की तौलिए की, हमने बात की खाद की। अब हम जानना चाहते हैं कि इसके बाद हमारे बागवान साथियों को कौन कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना होता है? जो सैंपल वो इकट्ठा करते हैं उसको अच्छी तरह से, अगर वो नहीं इकट्ठा करेंगे तो जो आपका डेटा आएगा, जो आप किसी विभाग में आप मिट्टी की जांच कराएंगे, उस मिट्टी में क्या पोषक तत्व कितनी मात्रा में है इसका ज्ञान अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए सैंपल इकट्ठा करते समय विशेष ध्यान ये रखें कि जैसे आपने मिट्टी इकट्ठा की आपने 10 जगह से, उसको आपस में
15 सेंटीमीटर के बीच की जो 15 सैंपल इकट्ठा किए उसको आप अच्छे से मिलाइए। उसको मिलाने के बाद फिर उसको आधा भाग में बांट दीजिए, आधा फेंक दीजिए, आधा को आप फिर मिलाइए। फिर इस तरह से जब आपका जो सैंपल साइज जो सैंपल का जो वजन है 1 किलो के आसपास हो जाए तो उसको पॉलीथीन में रखिए और उसमें आप ज़रूर इंगित करिए कि आपने ये सैंपल कहाँ से कलेक्ट किया, कहाँ से इकट्ठा किया, और उसको भी फिर कृषि विभाग में भेज दीजिए। दूसरा जो सैंपल आपने 15 से 30 सेंटीमीटर के बीच में लिया है उसको भी इसी तरीके से इकट्ठा करिए और उसको फिर कृषि विभाग में भेज दीजिए। उसमें आप ये ज़रूर लिखिए कि जैसे आपने सेब लगाया है तो सेब बगीचे का फल का नाम, उसके बाद आप 15 से 30 सेंटीमीटर या 1 से 15 सेंटीमीटर कौन सा आपने सैंपल दिया है विभाग को, तो उसकी जांच जो आएगी उसके आधार पर आप सूक्ष्म पोषक तत्वों का, बल्कि आप जो नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास, उनकी भी जानकारी आपको अच्छी तरह से हो जाएगी कि हमें कितनी मात्रा में किस पौधे को देना है। डॉक्टर ए.के. शुक्ला, आज के इस कार्यक्रम के साथ आप जुड़े और इतनी अच्छी जानकारी बहुत ही सटीक शब्दों के साथ आपने हमारे किसानों और बागवान साथियों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान एवं बागवान साथियों, हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको लाभ मिलेगा। डॉक्टर के प्रमाणिक और डॉक्टर ए.के. शुक्ला ने जो जानकारी आपको दी, जैसे कि सर्दियों का मौसम है और आजकल हमारे किसान और बागवान साथी काट छांट कर रहे हैं, तौलिए तैयार कर रहे हैं अपनी बागवानी में, तो आज की इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप इससे अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप कृषि विभाग से जुड़कर इससे अधिक जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।